हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूरन सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ। कल अपन ने तो ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, उसमें पहली ग्रंथि पढ़ी थी श्वेत ग्रंथि पढ़ ली थी। उसके बारे में क्या है क्या नहीं पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे दूसरी नंबर की तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां मैंने कहा था जो दो ग्रंथियां हैं उनमें से जो तेल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि क्या है, इसकी मौलिक ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां या इसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। तेल ग्रंथियां ये त्वचा के अंदर पाई जाती है, तो हम फिर के अंदर देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, सदैव। ये जो ग्रंथियां होती है वह सदैव क्या है, सदैव जो पुट्टक होते हैं या पुट्टिका होती है, पुट्टिका के पार्श्व में लगी रहती है, जुड़ी रहती है, लगी रहती है। कल अपने पुट्टिका देखी थी जब रोम की शिक्षा पढ़ी थी, तो इस तरह से क्या थी, ये पुट्टिका थी, इस तरह से ये लगी रहती है। तेल ग्रंथि, ये क्या है, तेल ग्रंथियां। इस तरह से साइड में ये लगी रहती है। अब दूसरी क्या है, इसकी प्रकृति ये कैसे होती है, कैसे होती है, संरचना होती है। संरचना देखते हैं इसकी। तो जो इसकी संरचना होती है, तो इसकी संरचना में क्या होता है, सरल शाखित कूपिकाकार होती है। इसकी संरचना देखें तो कैसी होती है, संरचना सरल शाखित, सरल शाखित कूपिका, सरल शाखित कूपिकाएं की होती है। संरचना में किसी होती है, सरल शाखित और सरल शाखित कूपिकाओं की बनी होती है। ये देखा जाए तो कैसे होती है, सरल शाखित कूपिका। और ध्यान रखना है, ये ग्रंथियां कहाँ खुलती है, भी पुट्टकों में ही खुल जाती है। जो ये ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां क्या है, पुट्टकों में ही खुल जाती है। फॉलिकल्स बताया था ना, हेयर फॉलिकल, पुट्टकों में या रोम पुट्टकों में खुलती है। कहाँ खुलती है, रोम पुट्टकों में खुलती है। अगला है कि देखा जाए तो ये क्या, स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर, स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर कैसी होती है, ये होलोक्राइन। कल अपन ने पिछले क्लास में देखा था क्राइन, एपोक्राइन, तीसरा टाइप है होलोक्राइन। होलोक्राइन होता क्या है, तो देखो क्या होते हैं, इसमें जब स्त्राव होता है ना, तो स्त्राव के साथ क्या होती है, जो पूरी जो कोशिका होती है वो नष्ट हो करके या टूट करके क्या होता है, बाहर चली जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, होलोक्राइन। एक्राइन के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य नहीं निकलता है। एपोक्राइन में क्या होता है, कोशिका द्रव्य की हानि होती है। और जबकि होलोक्राइन के अंदर, होलोक्राइन में क्या होती है, पूरी कोशिका नष्ट हो करके कहाँ चली जाती है, स्त्राव के साथ चली जाती है। तो होलोक्राइन के अंदर क्या है, इसमें क्या होता है, होलोक्राइन प्रकार में इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका टूट कर या क्षतिग्रस्त होकर के क्या करती, स्त्राव के साथ चली जाती है, या स्त्रावित होती है। स्त्राव के साथ चली जाती है या स्त्रावित होती है। फिर आता है, मैंने कहा था कि ये देखा जाए तो कैसी होती है, शाखित। अरे देखो यहाँ तक होलोक्राइन प्रकार की होती है, इसमें कोशिकाएं टूट कर क्या होती है, चली जाती, स्त्राव के साथ चली जाती। और देखा जाए तो संरचना बता दी थी, सरल शाखित कूपिकाएं होती है, इसमें भी कैसी होती है, ये जो शाखित होती है, ये क्या होती है, शाखित होती है। और कैसी होती है, कोष्ठीय भी होती है। शाखित वो कैसी होती है, कोष्ठीय, कोष्ठीय बन शाखित होती है और कोष्ठीय होती है। सरल शाखित कूपिका बताई थी संरचना में। दूसरी बात है, जो इसका स्त्रवण होता है, इसका स्त्रवण इंपोर्टेंट है। इसका स्त्रवण क्या कहलाता है, सीबम कहलाता है। क्या कहलाता है भी, सीबम।
जो कैसा होता है, दूध जैसा, दूध जैसा गाढ़ा, दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ ये होता है। और ये ध्यान में क्या कार्य करता है, इसका कार्य, ये सीबम होता है ना, ये क्या करता है, रोम कांड, रोम कांड पढ़ा था ना, इसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं। हेयर शाफ्ट को चिकना बनाता है। हेयर शाफ्ट को कैसा बनाता है, चिकना बनाता है। और क्या करता है, ये त्वचा को भी क्या बनाता है, चिकना, त्वचा को चिकनी व रोधी जल रोधी बनाता है। तो शिवम जो रोम कांड को कैसा करता है भी, ये चिकना बनाता है, त्वचा को भी चिकना बनाता है और जल रोधी बनाता है। अब देखो ये ग्रंथियां क्या, वैसे तो पूरे शरीर पर ही पाई जाती है, ठीक है भी, ये ग्रंथियां क्या होती है, सभी जगह पाई जाती है। शरीर में, मनुष्य की बात करते हैं, सभी जगह ये पाई जाती है। परंतु क्या है, हथेली व तलुओं पर, कल अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, हथेली व तलुओं पर क्या होती है, श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित थी ना, श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित थी। परंतु ध्यान ना, इंपॉर्टेंट है कि हथेली व तलुओं पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है, कहाँ की मोटाई ज्यादा होती है, कहाँ श्वेत ग्रंथियां होती है नहीं होती। तो हथेली व तलुए पर जो तेल ग्रंथियां सर्वाधिक होती है, जबकि क्या होती है, श्वेत ग्रंथियां क्या होती है, हथेली व तलुओं पर क्या होती है, जो ये हथेली व तलुओं, सॉरी, हथेली व तलुओं पर ये ग्रंथियां कैसे होती है भी, अनुपस्थित। हथेली व तलुओं पर क्या होती है, तेल ग्रंथियां कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि हमने कल पढ़ा था कि जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है, कैसी होती है, ये सर्वाधिक होती है। अब आता है भले होठ, होठ, शीशन मुंड, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, हथेली और तलुओं पर तेल ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, वहां पर सॉरी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। अब आता है होठ, शीशन मुंड, क्लाइटोरिस, निप्पल, निप्पल वाले पार्ट, भले यहाँ पर क्या होते हैं, रोम अनुपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं भी, रोम अनुपस्थित होते हैं। परंतु क्या है, ये जो तेल ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है। तो ध्यान रखना, होठ, शीशन मुंड, इधर से निप्पल, क्लाइटोरिस पर भले रोम अनुपस्थित होते हैं, परंतु क्या है, ये यहाँ पर ये ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखा जाए तो सीबम के संगठन की बात करते हैं कि सीबम में क्या क्या होता है। कल श्वेत ग्रंथियों, श्वेत कब देखा था, सीबम का संगठन। तो सीबम का संगठन, तो सीबम में क्या होता है भी, इसके अंदर क्या होता है, सीबम के अंदर क्या होता है, एस्टर होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एस्टर, कोलेस्ट्रॉल, 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 फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब क्या है, ऑयल है, फैट है, ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर ये पाया जाता है। और आज वेरी इंपोर्टेंट में देखा होगा, हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है ना, और विटामिन डी कहाँ बनता है भी, त्वचा के अंदर,
और ये देख आपको पता नहीं होगा कि बनाता कौन है, कैसे बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, जो तेल ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एस्टर व कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। तो जो तेल ग्रंथियां होती है, जो तेल ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, अभी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, एस्टर व कोलेस्ट्रॉल, एस्टर व कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। तो एस्टर, एस्टर और किसको क्या करती है, अभी एस्टर को और किसको, कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में ये परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ये हो गया हमारी कौन सी भी तेल ग्रंथियों के बारे में हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी ग्रंथि है, कौन सी है तीसरी ग्रंथि, पहली ग्रंथि कौन सी थी, श्वेत ग्रंथियां, जो तलवों और क्या है, हथेली पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जबकि क्या होती है, तेल ग्रंथियां क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, पहली थी श्वेत ग्रंथि, दूसरी है तेल ग्रंथि और तीसरी है आज स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जिनको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ध्यान रखना ये किसमें पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं यूथेरिया की, नर और मादा में पाई जाती है, पर मादा में से देखते हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात तो होती कहाँ होती है, तो मानव के अंदर, मानव में कहाँ होती है, वक्ष भाग में पाई जाती है। ठीक है, वक्ष भाग में पाई जाती है, और वक्ष भाग में भी कहाँ पाई जाती है, ये अंशीय, अंशीय पेशियां, पेक्टोरल, पेक्टोरियल मसल्स होती है, पेशियों के ऊपर ये पाई जाती है। नर और मादा में दोनों में पाई जाती है, परंतु मादा में सक्रिय होती है, नर में सक्रिय नहीं होती। और क्या होती है, डर्मिस की गहराई में पाई जाती है, डर्मिस की गहराई में पाई जाती है। तो वक्ष भाग में ऐसे पेशियों के ऊपर डर्मिस की गहराई में पाई जाती है, अंश मेखला होती है। दूसरा है कि जो स्तन ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है, संयुक्त या संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कूपिकी होती है। तो ये कैसी होती है, संयुक्त नलिकाकार या कैसी होती है, संयुक्त कूपिकी होती है, कूपिकाएं या कूपिकी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, संरचना के आधार पर संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कूपिकी होती है। अब देखो, मैंने कहा था कि ग्रंथियां, ये ग्रंथियां कैसी थी भी, कैसी थी, वो होलोक्राइन की थी। ये कैसी है, एपिक्राइन की। तो ये ग्रंथियां है, ये ग्रंथियां कैसी होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है, एपोक्राइन, एपोक्राइन प्रकार की होती है। एपोक्राइन, श्वेत ग्रंथियां दोनों ही प्रकार की होती है, एपोक्राइन और अक्राइन। जबकि जो तेल ग्रंथियां वो कैसी होती है, होलोक्राइन। और इस बात करते हैं स्तन ग्रंथि कैसी होती है, ये कैसी होती है भी, एपोक्राइन प्रकार की होती है। ठीक है, तीनों में देख लिया अंतर क्या है क्या नहीं है। होलोक्राइन क्योंकि में कंफ्यूजन होने का संभावना रहती है, तो आप ध्यान रखना, कंसेप्ट बना के रहें कि एक्राइन क्या होता है, या जो मीरोक्राइन क्या है, भी नाम है एक्राइन और मीरोक्राइन। दूसरा है अपना कौन सा पार्ट था अभी, एपोक्राइन, और तीसरा था होलोक्राइन। ठीक है, अब क्या होता है स्तन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां मादा में सक्रिय रहती है। जो स्तन ग्रंथियां है
वो क्या होती है, मादा में सक्रिय, मैंने पहले बता भी दिया था, मादा में सक्रिय रहती है। परंतु जो प्रोटोथीरियन होता है उसमें नर दोनों में सक्रिय रहती है, बताऊंगा अभी। तो ये क्या होती है, जो स्तन ग्रंथियां होती है मादा में सक्रिय होती है, और क्या करती है, दुग्ध का स्त्रावण करती है, दुग्ध का स्त्रावण करती है। देखो, दूध का स्त्रावण करती है। और जो इसमें जो जब प्रसव की क्रिया होती है, तो प्रसव की क्रिया के जो सबसे पहले दूध आता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम या कोलेस्ट्रम, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और जिसके अंदर क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होती है आईजीए, तो वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारी संक्रमण से रक्षा करता है, शीशों की बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो मेमोरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं स्तन ग्रंथियां, पर इसकी जो डिटेल है ना, वो जब आपको मादा जनन तंत्र पढ़ाएंगे ना, तो वहां सहायक ग्रंथियों के रूप में पढ़ेंगे, सहायक अंगों के रूप में वहां बता देंगे। इसमें क्या होती है, 15 से 20 क्या होती है, भी दुग्ध पालियां होती है, और वो जुड़ करके क्या बनाती है, दुग्ध पालिकाएं दूध को क्या वगैरह बनाती है, संरचनाएं, दुग्ध वाहिनी, फिर निप्पल से बाहर निकलता है, वहां बताएंगे अभी जिक्र नहीं करते हैं इसका। अब आता है तीन चीजें, पहली, दूसरी, तीसरी। तो देखो क्या होता है, जो स्तन ग्रंथियों का, स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है, वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, भी हार्मोन होते हैं मादा के अंदर। तो मादा के अंदर कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, दोनों ही नियंत्रित करते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन वो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ध्यान नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जबकि दूध निर्माण को, दूध निर्माण को कौन प्रेरित करता है, नियंत्रित करता है, दूध निर्माण को कौन करता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन नियंत्रित, ये सब हार्मोन। तीसरा है दूध स्त्रवण को या दूध निष्कासन की क्रिया को, दूध निष्कासन को कौन नियंत्रित करता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि क्या होता है अभी इसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और कौन कौन सर्व करता है, पीयूष ग्रंथि। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, अंडाशय होता है, और लैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन क्या है, पीयूष ग्रंथि को स्त्रावित होते हैं। ठीक है, अब आता है कि क्या है, जो स्तन ग्रंथियां हैं, मैंने कहा था केवल दो ही मौलिक ग्रंथियां, एक तो श्वेत ग्रंथियां और पसीना ग्रंथियां। तो ये क्या है, ऐसा मानते हैं, इससे तो खैर ठीक है। ये क्या होता है, जो तेल ग्रंथियां हैं ना, उन्हीं का रूपांतरण। तो जो दुग्ध ग्रंथियां है या मेमोरी ग्लैंड है, दुग्ध ग्रंथियां हैं या स्तन ग्रंथियां है, वो क्या है, तेल ग्रंथियों, तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। क्या है भी, तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। और एक और बात, फिर ये आपकी है सिलेबस में नहीं बता देता हूं मैं, वैसे ही और भी बता देता हूं। तेल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। बात करते हैं प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मैमल्स में तीनों होते हैं, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। तो अपन आते हैं यूथीरिया के अंदर, नर मनुष्य। तो प्रोटोथीरिया के अंदर जैसे प्रेक्टिकल का, उसमें क्या होता है, प्रोटोथीरिया के अंदर नर व मादा, नर व मादा बताया भी था मैंने, नर व मादा दोनों में क्या होती है, दोनों में स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां क्या होती है, भी सक्रिय होती है। और इसको, इस टर्म को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिन। क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिन, मेस्टिन, गायनेकोमेस्टिन, गायनेकोमेस्टिज्म, सॉरी गायनेकोमेस्टिज्म।
इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिज्म। कोई दिक्कत है? तो प्रोटोथीरिया में क्या होती है, नर और मादा दोनों में क्या होती है, सिर्फ ग्रंथियां सक्रिय होती है, जिसको गायनेकोमेस्टिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिज्म। धन्यवाद।